स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकंड है विज्ञान विषय का, यानी साइंस का, क्लास 10th का। आपके जो आंसर है किस प्रकार से आपको करना है यहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने करी होंगी अच्छे से। तो प्रैक्टिस पेपर सेकेंड, इसके आंसर की भी आपको इसी में अवेलेबल की गई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको 70 प्रश्न पूछे हैं और 120 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, यदि आपने दे दी एग्जाम्स तो इसमें आपके इस आंसर को किस प्रकार से आपने करे, इन क्वेश्चंस के आंसर को भी आपको मैच कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए, शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। जो हमारे घर पे आमतौर पर बर्तन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम धातु के होते हैं। इसमें 3 प्रकार के चम्मच है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे एक कांटे वाले भी चम्मच है, छुरी वाला है, और ठीक है इस प्रकार से दिए गए, और एक सिंपल चम्मच भी है। तो एल्यूमिनियम सामान्य ताप पर ठोस स्वरूप में रहता है, उसका गलनांक 660 डिग्री है और क्वथनांक कितना है 2519, ठीक है, यानी 2519 डिग्री है सेल्सियस। तो आपको बताना है अगर तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने पे रखे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा, तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। तो तीनों पिघलेंगे, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम धातु पिघल जाती है, इसको पिघला के अलग अलग आकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही क्या हो गए, साथ में पिघलेंगे, यानी 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे, क्योंकि उनका गलनांक कितना है 660 है। ठीक है, गलनांक यानी क्या होता है, पिघलना, तो इस चीज पे ये पिघलते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, जिंक यानी Zn, इसको दर्शाते हैं, इसका संकेत होता है Z कैपिटल N स्मॉल। ठीक है, एक प्रतिक्रियाशील धातु है, इसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसको कहा जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं। इससे भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। ट्यूब यानी कि एक छोटी सी परख नली जिसको हम कहते हैं, आपने प्रयोगशाला में देखी होंगी। तो इसमें डाला गया है और ट्यूब में बने बुलबुल से पता चलता है कि कोई गैस निकली है। जब एक जलती हुई माचिस की ताली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो पॉप की आवाज़ निकलने के बाद बुझ गई, मतलब थोड़ा सा ऐसा हल्की सी चिंगारी जैसी हुई होगी पॉप की आवाज़ और बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस कौन सी हो सकती है, तो ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा H2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो HCl उसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गई थी। कैसे कैसे आप यहाँ पर देखिए Zn है और HCl है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें हमने क्रिया कराई। तो जिंक किसके पास जाएगा, HCl के पास, यानी ZnCl2 बन जाएगा। फिर H को अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन है, तो इसको हम H2 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको समीकरण बैलेंस करना होगा। यहाँ पर 2H दिख रहा है और यहाँ पर 2Cl, मतलब HCl के सामने 2 आ जाएगा, तो 2HCl तो बराबर होगा, इसी कारण हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, समझ में आ गया आपके। आगे देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। इसके लिए यहाँ पर कुछ मिट्टियां भी दी गई। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सी मृदा पादपों के लिए वृद्धि के लिए सबसे अच्छी। सिर्फ ये क्वेश्चन है आपको, मतलब कि मिट्टी कौन कौन सी अच्छी होती है। ह्यूमस तो बहुत बढ़िया होती है, मृतिका भी, बालू भी है, मतलब इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसमें से सबसे अच्छी तो ह्यूमस होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ह्यूमस युक्त मृदा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जो ह्यूमस युक्त मृदा है इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी पनपती है। वैसे तो मृतिका भी अच्छी होती है, परंतु ये चिकनी मिट्टी में कई बार कुछ फसलें नहीं होती, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस युक्त मृदा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, श्याम ने 4 पात्र ABC और डी लिए, इनमें पानी भरा, तो नीचे पानी को दोगुना करने के पहले मूल पात्र दिखा गया और इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दोगुना हो जाएगा ना, डबल। ठीक है, आपको बताना है तो किस पात्र में होगा, क्योंकि सारे बर्तन क्या है इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको डालने के लिए, लेकिन ये पात्र इसमें आप जल्दी से जैसे कुछ भी बर्तन लाओगे तो फटाफट से डल जाएगा और एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगर आप भूकंप के दौरान घर से बाहर है तो आपके लिए सबसे सुरक्षित कौन सी जगह है। देखिए, वृक्ष के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष पर आमतौर पर बिजली कड़कती है। तो क्या होता है, जब बिजली गिरती है, भूकंप आता है, तो वहां पर वृक्ष के पास में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कभी भी हमें खुली जगह में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर खुली जगह में जाना चाहिए, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये सेतु के गिरने का भी डर होता है, भूकंप में, और इमारत भी। खुली जगह में जाएंगे तो आसपास कोई डर नहीं होगा। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर खुली जगह पे जाने के लिए कहा जाता है। चलिए अगला है, प्रकाश की किरण तब अपवर्तित होती है जब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना, तो जब क्या हो, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग हो। ठीक है, परावर्तित हो जाएगी कब, जब यहाँ पर अपवर्तनांक कैसा हो, सेम हो, साइन आई बराबर साइन आर हम लिखते हैं, मतलब अपवर्तनांक बराबर है तो परावर्तित में आता है, लेकिन हमें परावर्तित बराबर नहीं होंगे, उनके अपवर्तनांक अलग होंगे, तभी कैसी होंगी, अपरिवर्तित होंगी। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 10th के NCERT सिलेबस वाइज सारे चैप्टर मिल सकें। इसके साथ ही आपके बाकी विषयों के जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपलब्धि सर्वेक्षण था उसके भी कंप्लीट हो चुके हैं, आप बाकी विषयों को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है, उसमें जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी, आपको बताना है, तो वो है धातु का चम्मच। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाता है, आप देख सकते हैं, जैसे हम पानी में रखा रह जाता है सब्जियों में कई बार, तो चम्मच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये सभी होते हैं, विविलियन क्या होते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बाद है
तालिका दी गई है, वायु का है, ताज़ा पानी का है और नमकीन पानी का, ठीक है। ध्वनि की गति भी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें बताना है ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रभावित होती है। अब इसमें क्या आ जाएगा आपको बताना है, तो क्या आ जाएगा, ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं, ठीक है, उनमें जल्दी से प्रभावित होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए, देख सकते हैं आप, अलग अलग पादप दिए गए हैं, इनके समूह बनाए गए हैं। इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पर इन्हें 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है और नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें 2 समूह में वर्गीकृत किया गया, मतलब कौन कौन से समूह हो सकते हैं आपको पूछा है। तो वो हो सकते हैं पत्तों की बनावट, देख सकते हैं इसमें पत्ते के आकार अलग है, इसमें भी पत्ते के आकार डिफरेंट है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पत्ते के आकार मैच हो रहे हैं और फिर से इनमें पत्ते के आकार, ठीक है, यहाँ पर थोड़े पास पास में और इसमें दूर दूर में। हाँ, ये अंतर आप देख सकते हैं, पत्तों के आकार पर इनको, बनावट के आधार पर इनको डिफरेंट किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा दी गई, ठीक है। तो कौन सी विशेषता यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए, एक विद्युत अपघट्य की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, इसके विलयन में कैसे आयन होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, ये आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर दिया गया है रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है, विलय यानी पूरी तरह मिश्रण होना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जब तक सभी गिलासों में के पानी का स्वाद एक समान नमकीन है, क्योंकि बराबर मिला रहा, ठीक है, इसी कारण यहाँ पर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों, क्योंकि उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं उनको जरूरत होते जाती है, इस कारण। चलिए आगे एक तालिका दी गई है, इन एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या किस पदार्थों में ऑक्टेन यानी C8H18 होगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का होगा C8H18। चलिए आगे देखते हैं। सलीम 4 समान पात्रों PQRS में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है, ठीक है। P में 5 ग्राम नमक है, Q में शहद है, सब में 5-5 है, R में नारियल का तेल है और S में क्या है, चॉक पाउडर है। फिर 5 घंटे के लिए सबको धूप में रख देता है। किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है, मतलब किससे पानी नहीं उड़ेगा, बाकी सब में कैसा रहेगा, एक जेट। तो पात्र आर है, क्योंकि नारियल का तेल उड़ता नहीं है, आप देख सकते हैं, बाकी सारे चॉक पाउडर वगैरह धुआं बन के जैसे थोड़ा सा सूख जाएगा, नमक पूरा मिक्स होकर पानी उड़ने लगेगा, शहद भी जो है मिक्स होकर तली पे ही हो जाएगा, लेकिन जो आर है नारियल का तेल वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जैसा का वैसा रहेगा लगभग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 पे। फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, विभिन्न अलग अलग प्रकार की होती है, वो आपको बताना है। तो परागण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी, ठीक है। बल की यहाँ पर इकाई न्यूटन होती है, यानी कि इसकी यूनिट मात्रक हम जिसको कहते हैं, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी दाब की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक संकेत दिया गया है आपको यहाँ पर, अभिक्रिया FeOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4 टेंस टू Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, ठीक है, ये बताना है आपको। तो ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या होगी, यानी आयरन की। Fe का संकेत होता है, आयरन का संकेत होता है Fe, ठीक, इसको कहा जाता है लोहा। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको लिख देना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है बी, यानी 3। चलिए देखते हैं, दी गई आकृति दी गई, इसमें ध्वनि तरंग है, तो क्यों यहाँ पर बताना है आपको, ये ध्वनि तरंग है क्या होगा, ठीक है। आंसर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कम तारत्व वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसमें कितने ज़्यादा आपको तार दिख रहे हैं, यहाँ पर जो झुकाव है, जुड़ाव है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कितने आपको जो है झुकाव हो रहा है वो कितने दूरी दूरी पर, तो अंतर हो रहा है, इसलिए कम तारत्व वाली है। चलिए आगे 20वां प्रश्न। टॉर्च है, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखाता है कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे। अलग अलग जगह जो बर्फ लगाई जाती है उसके है, तो परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं, ताकि जो सर्च वगैरह इसलिए होते हैं ताकि हमें चीज़ें फटाफट से मिल जाए, जैसे हमारे पीछे से कुछ वाहन आए वो भी हमें दिख जाए, ठीक है, उसके लिए। चलिए आगे है, शीला और उसके दोस्त लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सही है। 21वें नंबर में पूछा है, तो तौफीक, यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो विलुप्त हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होते नजर आ रही है, या तो उनका शिकार कर लिया जा रहा है या फिर उन्हें किसी और कार्य के लिए प्रयोग कर लिया जा रहा है, ठीक है, इस कारण विलुप्त हो रहा है। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां। ये प्रयोग क्या दर्शा रहा है, 2 प्रयोग यहाँ दिख रहे हैं, एक प्लास्टिक की थैली है, उसमें कप और पानी, ठीक है, इसमें प्लास्टिक की थैली कप पानी है, यहाँ थैली के किनारे पानी, कुछ समय के बाद क्या होता है, ऊष्मा का स्रोत इसको मिल रहा है, लाइटिंग का, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, पृथ्वी पर जल चक्र को दर्शा रहा है, मतलब किस प्रकार से पृथ्वी पर जो है पानी की यहाँ पर चीजें हो रही है, ठीक है।
ये आपको देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। तो किसका संभवतः मृदा पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? जो मृदा अपरदन होता है वो इस पर असर नहीं करेगी, घास को उखाड़े बिना ऊपर से काटना, इसका कोई ये फर्क नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपको क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो है अंडवाहिनी, क्योंकि ये महिलाओं में होती है। ठीक है, महिलाओं का जनन तंत्र होता है। चलिए आगे हैं। नीचे दिए गए में परावर्तन का कोण क्या होगा? यहाँ पर अभिलंब है, परावर्तित किरण है, कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परावर्तन कोण पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है इसके लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री का कुल होता है, तो 60 हो गया है, तो 90 में से 60 माइनस कर दीजिए, बचा वाला कितना? 30 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित जो है कोण, वो तीनों कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है? आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है। तो ये कैसे होता है? जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता, इस कारण यहाँ पर ये इस प्रकार से अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से। इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया, एक नलिका जैसी रचना माता के बच्चे से जोड़ती है। ठीक है, जो एक नलिका जैसी रचना होती है जो जोड़ती है, तो वो यहाँ पर दर्शाई गई है आपको इस प्रकार से जो दिख रही है इसमें। तो यहाँ पर जो नलिका और माता का शरीर है ये भी बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर बताया है जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती, इसे काट दिया जाता है। क्यों काट देते हैं ये आपको बताना है, क्वेश्चन में आपको पूछा है। क्योंकि इस नली से बच्चे को क्या मिल रहा था? अभी तक भोजन यानी कि पाचन अंग और फेफड़े मिल रहा था, यानी श्वास वगैरह सब कुछ यहीं से कर पा रहा था। तो अब उससे इसकी सक्रिय क्योंकि अब वो सक्रिय हो चुके, उसके अंदर ये अच्छे से पनप चुके हैं, इस कारण अब इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी उसकी जो अंग है वो सक्रिय हो चुके हैं, इस कारण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28 से। रामू ने नीचे दी हुई चीजों को अपने बगीचे के कोने में गाड़ दिया। टूटे हुए अंडों का खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्ती, प्लास्टिक की थैली, फल और सब्जी के छिलके। और 5 साल बाद खोदा जाए जगह को तो सबसे अधिक संभावना ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज जैसी की वैसी ही रहेगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में इतना प्रदूषण फैला और सब कुछ किसकी वजह से? प्लास्टिक की वजह से। तो प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्षों तक, सालों करोड़ों वर्षों तक नहीं गलती हो, जैसी की वैसी रहती हैं। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से गल जाएंगी, परंतु पन्नी को कुछ नहीं होगा। ये पन्नियाँ इस कारण वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती हैं। चलिए 29वां क्वेश्चन है। दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कपास के अलावा किस चीज का उपयोग करते थे? पूर्व की बात हो रही है, तो वो है तारामंडलों को पहचाना। ठीक है, यहाँ पर जो है तारामंडल को देखकर भी यहाँ पर क्या करते थे? यात्रा कर लेते थे, यानी इस प्रकार से आकाश जिधर जा रहा है उधर साइड। चलिए जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जबकि गोल्डफिश काफी छोटी है। तो यहाँ पर दोनों की जो तुलना हो रही है उस आधार पर यहाँ पर बताना है किस आधार पर इनकी हो सकती है। चलिए 30वां प्रश्न में, तो वो है प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। कोशिकाओं की बात हो रही, शरीर की नहीं, कोशिका जो हमारे शरीर के अंदर होती है बिल्कुल वैसी कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मैला था। जब उन्होंने एक फिल्टर पेपर क्यू के माध्यम से मैले पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। तो सोहेल के अवलोकन की व्याख्या जो यहाँ पर हुई है उसकी क्या व्याख्या हो सकती है? ठीक है, जो उसने प्रयोग करा उसकी। तो क्या हो सकती है कि फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद थे, इस कारण जो है पानी शुद्ध हो गया। चलिए आगे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32, धातु प्लस जल, यानी कोई भी एक धातु ले लीजिए, उसमें H2 यानी जल लीजिए, धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। चलिए यहाँ पर हम धातु क्या ले लेते हैं? हम सामान्य से जिंक ले लेते, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड, यानी ZnO बनेगा। ठीक है, जिंक हाइड्रो, यहाँ पर धातु हाइड्रोक्साइड हमें बनाने के लिए कहा गया, यानी कि हमारे हाइड्रोक्साइड क्या कहलाते हैं? OH पे एकरिन कहलाते हैं। हमें ऑक्साइड नहीं बोला है, हाइड्रोक्साइड बोला है। तो ZnOH का होल ट्वाइस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि जिंक पे 2 धन और OH पे एकरिन, इसी प्रकार से बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा आपका फॉर्मूला आपको तैयार करना है। तो सभी क्रिया का अन्य उत्पाद क्या हो सकता है? इसके अलावा आपको पूछा, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है निष्कासित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे ग्राफ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है? मतलब वस्तु जहां पर है वहीं है, आगे नहीं बढ़ी है। इसी हम विस्थापन यानी एक जगह से जो जितनी परिवर्तित होता है उतना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वस्तु का विस्थापन क्या है, बिल्कुल सेम है, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपको बताया गया है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में समान, पैर छोटे दिखते हैं। जादुई दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? देखिए ऊपर से नीचे तक बच्चे को कौन कौन से उसकी परिवर्तन दिख रहा है वो बताना है। तो अवतल होगा पहले, इस कारण क्या हो रहा है? उसके प्रति उसका सर बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। फिर दूसरा है समतल, इसका जो बीच का भाग है वो जैसा का वैसा दिख रहा है, यानी समतल दर्पण है। पैर छोटे दिख रहे हैं, तो उत्तल में हमेशा पैर छोटे दिखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए 35 है, कोशिकाओं के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं 35 में, तो वो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इससे कोशिका की बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे आप कोशिका को बारीक उसके जो होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तभी आपको पता चल पाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? आपको पूछा गया है। तो कब नहीं होता? तो जब प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको 10th क्लास के सारे जो है आपके NCERT पैटर्न वाइज सिलेबस कंप्लीट है उसके वीडियोस मिल सके। प्रॉपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ पर एक विद्युत बल्ब के भाग दिखा है, पतला तंतु है, फिर कांच का बाहरी आवरण है और धातु का छोर है। तो इसमें से कौन सा भाग विद्युत का चालक है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण बल्ब चल रहा है? तो वो है केवल पतला तंतु और धातु का छोर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है। इतनी चीजें यदि खराब है तो बल्ब खराब हो जाता है। चलिए आगे है, एक नीचे कुछ दर्शाया गया है चुंबक के, इसमें आपको यहाँ पर एक जो है चार्ट भी दिया है। ठीक है, तो छड़ चुंबक को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। ये आपको दिख रहा है जो यहाँ पर पूरी सीरीज बन रही है। ठीक है, आगे है, एक उत्तल और अवतल दर्पण के सामने दो क्रेयान दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण क्या करता है, अधिक क्षेत्र के दृश्य को दर्शाता और सीधे प्रतिबिंब बनाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर चित्र में दिखाया है कि जैसे ही लड़की धातु के जंगले को ठोकती है, लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। ये आपके जो पहले रेलिंग बनी हुई रहती थी, मतलब इस प्रकार से कई बार पुल के आसपास बनी हुई रहती थी लोहे की, तो आवाज आती थी इसमें। ठीक है, जैसे ही ठोकते थे तो लड़के को कितनी ध्वनि सुनाई देंगी, जो सुन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देगी, यहाँ पर आपने भी प्रैक्टिकल करा होगा। तो उससे दो ध्वनियाँ, ध्वनि की आवाज़ की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी संचारित होती जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगला इसको कहा जाता है, वैसे जो रेलिंग होती है इसको, तो इसमें से जो आवाज़ आती है उससे ज़्यादा संचारित हो जाती है। चलिए आगे है, एक लड़की को एक जानवर की खोपड़ी मिली। वो नहीं जानती कि वह जानवर क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि वह अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या संकेत होगा? उसने, लड़की ने क्या सोचा होगा, क्योंकि 4 दांत नुकीले और लंबे थे खोपड़ी में, इसी कारण वो समझ गई कि ये क्या करता होगा, कुछ जानवरों को जो है शिकार करके खाता होगा। इसी कारण उसने निष्कर्ष निकाला। चलिए 42वां प्रश्न है, एक लोहे की छड़ को 2 समान भागों क ख में बांटा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। क को गरम, ख को ठंडा किया गया। गरम भाग क और ठंडा भाग ख के भार में संबंध निम्नलिखित में से क्या सही, दोनों में आपको पूछा गया। ठीक है, 42वें क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा बी नंबर का कि क का जो भाग है क और ख के दोनों बराबर होंगे। आगे है, चित्र में दिखाए गए एक छोटे घन को एक खुरदुरी सतह पर चौकोर दिशा में घुमाया जाता है। तो कौन सा विकल्प घन पर घूमने के दौरान घर्षण के बल की सही दिशा दर्शाती है, आपको आंसर बताना है। चलिए इसके इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर भी दिए गए हैं 43 में। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सही दिशा दर्शा रहा है। पहले 1 आ जाएगा, इसी प्रकार से 2 है, 4 से हम शुरुआत करते हैं, 3 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से हो जाएगी। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी रिवर्स कर सकते हैं। चलिए 44वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। एक आलू को कई हिस्सों में काटा जाता है और सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक आंख कली हो। एक आंख हो मतलब कली हो। ठीक है, आलू का प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू के पौधे में विकसित होगा। क्या ये एक नया आलू का पौधा उगेगा अगर केवल उसकी आंख को बोया जाए? क्वेश्चन नंबर 44 में। तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं, एक नया आलू का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषण चाहिए वो आलू के टुकड़े से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 45वां नंबर का क्वेश्चन। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच दो कुलाम आवेश को ले जाने, सी यानी यहाँ पर क्या होता है, कुलाम है, कितना कार्य किया जाएगा? ठीक है, 45वें में आपको पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी 24 जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी 24। जे नहीं पढ़ते इसको, जूल पढ़ते हैं। आगे 46वां, कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन अपूर्ण दहन से इनमें क्या उत्पन्न होता है जो उनके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत सी कैपिटल और ओ ए कैपिटल। ठीक है, CO होता है, CO2 यदि मैं लिख दूं तो कार्बन डाई यानी यहाँ पर 2, मोनो यानी यहाँ पर 1। ठीक है, O अकेला है तो ए डाई मोनो। चलिए आगे 47वां नंबर का, मोहन ने दर्शाए चित्र के अनुसार परिपथ व्यवस्थित किया और देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया यानी जल गया, तो बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। ठीक है, तो वो विद्युत चालकता होती है काले पदार्थ की, किस प्रकार से होगी आपको बताना है। तो वो किस प्रकार से होगी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी कांच की चूड़ी, छोटी सी रहती है एकदम कांच में से वो।
चलिए आगे है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो वो है कांच की शीट, इसके कारण यहाँ पर पौधाघर प्रभाव उत्तरदायी होता है। चलिए आगे है 49 नंबर का, नीचे दिए गए चित्र में एक फैक्ट्री, एक वाहित मल उपचार संयंत्र तथा एक गांव दिखाए गए हैं। देखिए गांव है, नदी के बहाव की भी दिशा सेम है यहाँ पर, और जो वाहित मल उपचार संयंत्र है उस प्रकार से, फैक्ट्री का कुछ नदी में इस प्रकार से। ठीक है, इस चित्र को आप देख सकते हैं, कुछ कुछ आपको इसमें समझ में आ रही चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है का, जो स्थान है, किन स्थानों से नमूने लेना आवश्यक होगा, ना कि वाहित मल उपचार से, प्रदूषण फैक्ट्री से फैल रहा था। तो हमें चित्र देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो केवल स्थान 1, 2, 3 और 4 से यहाँ पर जो होगा, जैसे कि देखिए 1, 2 और यहाँ पर हमारे लिए 3 और ये 4, इतने स्थानों से क्या होगा, नमूने लेना आवश्यक होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 50, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए, एसी को डीसी से में परिवर्तित करने के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या आवश्यक होगा, तो क्या होगा आपको लिखना है, तो वो हो जाएगा विभक्त वलैदिक परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, आगे है जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है इसमें से कि जीवाणु क्या करते हैं, हमेशा मानव के लिए हानिकारक होते हैं, ये गलत है। हमेशा नहीं होते, कुछ जीवाणु फायदे भी होते हैं, तो वो भी काम आते हैं। चलिए इसमें है, इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 52। तो वो हो सकते हैं कीटनाशक भी हो सकते हैं, रासायनिक उर्वरक भी हो सकते हैं और वाहित मल भी, यानी कि ये सभी है। तो सभी पी, क्यू और आर यहाँ पर जितने सारे के सारे हानिकारक हैं। अगला है, सोडा अम्ल अग्निशामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है। तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर यानी कि CO2 जिसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, एक ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है इनमें से, तो वो होती है पारा, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, यानी Hg इसका संकेत होता है, जो क्या होती है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है किसी भी ताप पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वायु में उपस्थित गैसें SO2, NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तब नदी के जल के pH मान में क्या होता है, वृद्धि आती है या कमी होती है, तो क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्बन का कौन सा अपरूप सुचालक होता है, इनमें से आपको बताना है। तो वो होता है ग्रेफाइट, हमारे पेंसिल की नोक में पाया जाता है, जिससे करंट लग सकता है। चलिए N न्यूटन का अणुसूत्र है, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का आपको यहाँ पर अणुसूत्र पूछा गया है। तो ये क्या है आपका C4H10 होता है, 4 यहाँ पर है मतलब ब्यूटेन। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का संकेत 4 की संख्या होती है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो वो होता है पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। चलिए, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि क्या हुआ था उसको कि इंसुलिन की सलाह दी, डॉक्टर ने कहा कि आपको इंसुलिन लेना है। ठीक है, क्योंकि उसके रुधिर में शर्करा का स्तर दिखता है ना, शुगर जिसको होती है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिनको डायबिटीज होती है। आगे है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो न्यूरॉन जो कोशिका होती है इसमें बताया गया है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, पहले सबसे पहले डेंड्राइट, फिर कोशिका कायम में, फिर एक्सॉन में और फिर एक्सॉन छोर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो होता है हिपेटाइटिस। ठीक है, ये आपको जो होता है आंतरिक होता है। ठीक है, आगे नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, यदि इसमें हिरण ना रहे तो क्या चक्र चलेगा, इसमें पूछा है। तो शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, मतलब घास खाने वाले ज़्यादा रहेंगे और जो शेर यहाँ पर है वो भी अपनी कुछ नहीं खा पाएगा, उसका जो है किस प्रकार से होगा जीवन यापन। चलिए, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, परिभाषा यहाँ पर। तो ये परिभाषा किसकी होती है, ये जैव आवर्धन की परिभाषा होती है। आगे, लोहे में जंग लगने वाले का रासायनिक नाम क्या है, जो जंग का सूत्र होता है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, संचारण की क्रिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो आयरन होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। चलिए, इसके बाद है, रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है, कौन सा यहाँ पर रसायन है जो चींटी के डंक में काटते हैं हम तो हमें महसूस होता है, तो वो हो जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, वृक्क जो होती है इसकी इकाई होती है। इसके बाद है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो ये दूधिया क्यों हो जाता है ना, सफ़ेद क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 68, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलते दिखाई देते हैं। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वायुमंडलीय दाब हो सकता है, इसके कारण पानी चढ़ गया, बुलबुले इसके कारण आते हैं, तो इसी के कारण सब कुछ हो रहा है।
चलिए, कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई अभी तक की आपको बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 35 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिखाए गए खिलौनों की कार एक्स और वाई है, अलग अलग क्रम पर मेज में रखी हुई है। ठीक है, एक क्रम में दो कार के बीच की दूरी समान रही तो कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन 4 दिए गए ABCD आपको, तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है सही हो सकता है वो है डी। ठीक है, कार एक्स ये है और कार वाई ये है, मतलब इसकी गति इस प्रकार से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके आंसर की भी दी गई है, आप अपने आंसर्स को और अच्छे से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इसके आंसर की गई। ठीक है, सेकंड जो आपका द्वितीय पेपर है प्रैक्टिस पेपर, इसकी सारे आंसर की इस प्रकार से दी गई। इसको मैच कर लीजिए, चाहे तो आप इन सभी आंसर्स को अच्छे से और नोट कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम्स हो गए इनको तो इनको तो प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको इसको प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उन सभी को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं वीडियो में दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।